हाँ, तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले हमने पाचन तंत्र बताया था, श्वसन तंत्र बताया था कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो तंत्र का मतलब कि कई सारे अंग मिलकर के कार्य करेंगे, वो होते हैं तंत्र। जिस श्वसन तंत्र में कई सारे अंग मिलकर के कार्य कर रहे थे, इसी प्रकार से पाचन तंत्र में कई सारे अंगों ने मिलकर कार्य किया। इसी प्रकार से ये है आज का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। इसमें भी कई सारे अंग मिलकर काम करेंगे। पहले समझो जरा कि उत्सर्जन क्या होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कई खराब पदार्थ बनते रहते हैं, जिनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। खराब पदार्थ होते हैं, वो उपयोगी नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। अब इस क्रिया में, यानी उत्सर्जन क्रिया में जो अंग उत्सर्जन क्रिया करते वो अंग कहलाते हैं उत्सर्जी अंग। तो अभी मनुष्य की हम बात कर लें कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 उत्सर्जी अंग होते हैं मुख्यतः। कितने? 5। पहला है त्वचा। त्वचा जानते होंगे, जब ज्ञानेंद्रियां पढ़ाया था 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, है ना? नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख, है ना? 5 ज्ञानेंद्रियां बताई थी। उस समय त्वचा के बारे में बताया गया था। अब डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। तो पहली जो हमारा उत्सर्जी अंग है वो है त्वचा। त्वचा से क्या उत्सर्जन होता है? पसीना। पसीना निकलता है ना? पसीना निकलता है ना? गर्मियों में ज़्यादा समझ में आता है, ठंडियों में नहीं। ठंडियों में अगर ज़्यादा मेहनत कर लोगे तब निकलेगा। तो पसीना भी हमारा, ये हमारी त्वचा निकालती है। त्वचा हमारी उत्सर्जी अंग, पसीना निकालती है। पसीना के साथ साथ उस जो पानी होता है उसको कभी चाट करके देखे होगे, कभी हम मुंह में चला गया हो, कौन से स्वाद का होता है? नमकीन होता है। नमकीन होता है ना, वो दुकान वाली नमकीन नहीं, यानी स्वाद उसका नमक के जैसा होता है। इसका मतलब नमक भी निकलता है, हमारे त्वचा से नमक भी उत्सर्जित होता है। इसके साथ साथ जब रात में तुम लोग सो जाते हो, सुबह देखना ऐसे नाक ऐसे करना तो बड़ा चिकना चिकना कुछ समझ में आता है। किसी किसी की ज़्यादा समझ में आएगा, किसी किसी की कम समझ में आएगा। ठीक है, वो भी सराह होता है, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, फिलहाल 2 चीज़ें याद रखो। नाक की बात नहीं कर रहे हैं अभी नाक की बात भी आएगी, सबकी बात आएगी। ठीक है, जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं वो उत्सर्जन है, और वो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, कोई पदार्थ कम हानिकारक है, कोई पदार्थ ज़्यादा हानिकारक है, उन्हीं को समझना है। तो पहला उत्सर्जी अंग हमारा कौन सा? त्वचा। कौन सा बेटा? त्वचा। त्वचा ये जो शरीर में सबसे बाहरी परत होती है ना, ये त्वचा, इसी को त्वचा बोलते हैं। पूरे शरीर में होती है ना? इसी से हमारा शरीर ढका रहता है। ठीक, तो पहला है उत्सर्जी अंग त्वचा। त्वचा में किसका किसका उत्सर्जन त्वचा करती है? पसीने का और नमक साथ में मिला होता है। कभी पसीना मुंह में चला जाए तो नमकीन नमकीन लगता है कि, या आँखी में चला जाए तो बड़ा कड़कोड़ समझ जाता है, आँख धुलनी पड़ती है ना। तो पहला उत्सर्जन त्वचा हो गया। दूसरा है फेफड़ा। श्वसन तंत्र में हमने बताया था कि फेफड़ों द्वारा भी ये भी उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी उसमें नहीं बताया गया, उसमें ये बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से वायुकुदकाओं में रक्त द्वारा आती है, वायुकुदकाओं में आती है, और वायुकुदकाओं से फिर बाहर कर दी जाती है। तो ये भी उत्सर्जी अंग हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा काम है हमारे शरीर में? कोई काम है क्या? लेकिन ये बनते हैं जो है कोई ना कोई पदार्थ, खराब पदार्थ बनते रहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है, उसके लिए विशेष अंग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाष्प भी बाहर निकलती है, वाष्प भी बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे ठंडी जब आ जाती है तो ऐसे ऐसे करके देखना तो पानी जैसे निकलेगा, हल्का हल्का बूंदें होंगी उसमें। ठीक है, या कागज वगैरह में कोई चीज़ लिखी उसमें कर देना, ये कांच में कर देना, शीशा में से हवा कर देना तो उसमें पानी की पानी जैसा हो जाता है, चेहरा साफ नहीं दिखेगा, वो वाष्प ही। इसका भी उत्सर्जन कहाँ से होता है? फेफड़ों द्वारा। ऐसा नहीं कि नाक द्वारा नहीं भाई, नाक जब फेफड़ा ताकत लगाता है, जब ये ताकत लगाएगा तभी तो निकलती है। अब निकलने के द्वार यही है, नासिका हो गया, मुंह हो गया, है कि नहीं? तो इन्हीं से निकलती है। तो वाष्प हो गई। तीसरा है बलगम। बलगम जानते होगे,
ज़्यादातर जो बूढ़े बड़े वो लोग होते हैं ना, तो ठंडियों के दिनों में देखना या गर्मियों में भी बैठ हुई हैं, तो बैठी हैं गोरसी जलाए बैठ हुई हैं, तापत हुई हैं, वही वही पूर दी। वो बलगम क्या है? बलगम यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे कुछ तो कहते हैं। अरे बताओ भाई, तुम लोग पढ़ रहे हो, सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं मालूम है? सबको मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है। और कोई बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। क्या बोलते हैं? फेंकना कहते हैं ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अरे भाषा चाहे जैसी हो, लोकल भाषा खराब तो होगी ही होगी। अब देखो यहाँ पर हमने बलगम लिख दिया। ज़्यादातर जब जुकाम हो जाती है तब कितना ज़्यादा निकलता है? कितना ज़्यादा निकलता है? निकलता है ना। है नाक से भी नाक भी साफ कर रहे हो और कोनो देख ले तो कोनो खाना निकलने लगे, होता है कि नहीं? वो बलगम है। क्या है? बलगम है। जब किसी की टीबी हो जाती है ना, तो उसी बलगम की जांच होती है। वही बलगम निकाल के डेबिया में भर के देंगे पड़ता है डॉक्टर का, ठीक है। और क्या, तब उसकी जांच होती है, वो पूरी जांच करता है कि तुम्हें टीबी है कि नहीं। हाँ, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। वो डिब्बी दे देते हैं, बढ़िया लागी की नीक है, बढ़िया में चाहे खाना भर ले, लेकिन हम भरों का याद है। हाँ, आज पक्का खाना नहीं निकलेगी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा है। आज ऐसा चैप्टर है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ जाओ। तो बलगम का भी उत्सर्जन कहाँ से होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। कहाँ से होता है? वो क्रिया वैसे करते हैं जैसे हमने बताया था श्वसन तंत्र में डायाफ्राम, ऊपर नीचे पसलियाँ, वो सिस्टम वही है, उसको हम बार बार दोहराएंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, क्रिया वही होती है। डायाफ्राम भी सहयोग करेगा, पसलियाँ सहयोग करेंगी, वो सब वही होता है। लेकिन दूसरा हमारा अंग है फेफड़ा, ठीक है। उत्सर्जी अंग दूसरा कौन सा? फेफड़ा। कितने उत्सर्जी अंग? 5। पहले, दूसरे, अब तीसरे में देखिए। तीसरा है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत लगी होती है, और छोटी आंत बड़ी आंत को कौन जोड़ता है? कोई बता दे? सीकम। बहुत अच्छा, सीकम जोड़ता है। बड़ी आंत में क्या है? सबसे लास्ट में वही भोजन पहुंचता है पच करके। जो अनपचा भोजन है वो लैट्रिन के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। बड़ी आंत का काम है। किसका काम है? बड़ी आंत, ठीक है। तो ये भी वो जो अनपचा भोजन है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। उसको शरीर से जितना जल्दी अगर बाहर नहीं किया गया है तो बीमारी होगी, बॉडी में, शरीर में बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो अनपचा भोजन होता है, जिसको कैल कहते हैं ना। जब बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है उसको कैल बोलते हैं, ठीक है। अमाशय में जो होता है काइम बोलते हैं, ठीक है। वो तो पाचन तंत्र में हमने बता दिया था। तो बड़ी आंत से अनपचा भोजन क्या होगा? अनपचा भोजन अनपचा भोजन का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन लिख लेना भाई। अगला है यकृत। हमारे शरीर में एक बहुत खतरनाक पदार्थ बनता है, बहुत खतरनाक। वो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। बहुत ही खतरनाक है अमोनिया बनता है। यकृत क्या करता है कि अमोनिया को तुरंत कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। यूरिया कम खतरनाक है। इधर देख लो, अभी लिखो नहीं, अभी बाद में लिख लेना, अभी समय दे देंगे भाई, ठीक है। अभी पहले समझ लो, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चौथा पर है ना यकृत। तो अमोनिया क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि तुम ज़्यादा देखना कहीं भी जो जैसे बस स्टॉप वगैरह में जाओ, जहाँ पर लोग बाथरूम वगैरह करते हो ना, पेशाब वगैरह करते हो, या किसी दीवार में करते हो, वो दीवार धीरे धीरे गिर जाती है। इतना खतरनाक होता है अमोनिया, ठीक है। जिस दीवार में करते हो, जो बाथरूम है सब टूट टाट जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं ना, कुछ समय बाद टूट जाते हैं, जल्दी खराब होगी। और जिसमें बाथरूम नहीं किया जाएगा जिस दीवार में, वो दीवार ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा खतरनाक पदार्थ अमोनिया को कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। यूरिया उसी यूरिया की बात हो रही है जो गेहूं में छिड़काया जाता है ना। हाँ, वही यूरिया ही है, ठीक है। और क्या, ये सब पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं।
और ये इनको उत्सर्जन करना बहुत आवश्यक है, शरीर से बाहर तुरंत निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारा, वो है वृक्क। क्या है? वृक्क। हिंदी में कहते हैं वृक्क, उर्दू में कहते हैं गुर्दा या गुर्दे। दो को बोलेंगे तो गुर्दे, एक को बोलेंगे तो गुर्दा। हिंदी में वृक्क, उर्दू में गुर्दा और इंग्लिश में किडनी। किडनी भी यहाँ सब लोग जानते हैं, किडनी किडनी सब सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। किडनी अंग्रेजी में सब किडनी ही मुख्य हमारा उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या करती है? अब इसने अमोनिया को यूरिया में बदला, किसने? यकृत ने। उसने इस यूरिया को पेशाब के द्वारा उत्सर्जन कर देती है, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर कर देती है। यानी जैसे ही हमको बाथरूम लगे, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही बाथरूम लगे तो तुरंत हमें बाथरूम करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उसी पेशाब में बदबू ज्यादा होगी, बदबू ज्यादा आएगी, यानी अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे इसने अमोनिया को किसमें बदला? यूरिया में। अब ये यूरिया अब ये भेज दिया किडनी में, इधर देखो, किडनी में भेज दिया यूरिया को। अगर इस यूरिया को हम नहीं निकाल रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे बाद ये फिर अमोनियम बदल जाएगा, फिर अपने आप बदल जाएगा। तो जैसे ही ये अमोनिया यूरिया में बदलता है, ये तुरंत किडनी को पहुंचाता है। किडनी तुरंत पेशाब के द्वारा हमको महसूस होने लगता है कि हमको बाथरूम करनी चाहिए। और उस समय अगर हम साध लेंगे या बाद में करेंगे या ऐसा करेंगे, उससे बीमारी होने के संकेत हैं, बहुत भयंकर बीमारियां होंगी। इसलिए हमको बाथरूम या लैट्रिन का साथ लेना चाहिए। जब लगे तो तुरंत जाओ, बीमारी होगी, पथरी हो जाएगी। तो पथरी वाला भी बताएंगे, पथरी की समस्या खड़ी हो जाती है। और जो अपना बाथरूम यानी पेशाब जो रोक लेता है, उसके पेशाब में बदबू बहुत भयंकर आएगी, यानी अमोनिया गैस होती है। जहाँ पर तुम लोग बाथरूम जाते हो वहाँ बदबू आती है, बड़ी तीक्ष्ण बदबू होती है, बड़ी तीखी बदबू होती है। वो अमोनिया क्या है? अमोनिया है। यानी जिसने देर में पेशाब किया उसकी ज्यादा अमोनिया, धीरे धीरे जो है वो ज्यादा भयानक होती है। ठीक है, अच्छा, यूरिया में उसने बदल दिया, और अगर हमने बाथरूम नहीं किया तो तुरंत 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर वो अमोनियम बदल देता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। ठीक है, और समझ में? अब देखो अन्य जीवों में, ये तो हमारे ये मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। किसके हैं? मनुष्य के। किसके हैं ये? मनुष्य के उत्सर्जी। ये मनुष्य के हैं बेटा, मनुष्य के उत्सर्जी अंग। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? त्वचा, त्वचा के बाद फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, हाँ, वृक्क या गुर्दा या किडनी बोलते हैं, है ना। यकृत क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या होता है? लीवर। सुधीर इधर ध्यान नहीं दोगे समझ नहीं आएगा। ये देख लो। अब देखो जो अन्य जीव होते हैं, तो उन जीवों में उत्सर्जी अंग क्या क्या होते हैं? भाई हमसे अलग होंगे, लेकिन होंगे तो उनमें भी उत्सर्जी अंग होंगे कि नहीं? उनके अंदर भी तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थ, खराब पदार्थ बनते होंगे, अपशिष्ट पदार्थ बनते होंगे। उनके पास उन उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं जिससे वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं? तो जरा देखो, आदिवृक्क, ये भी उत्सर्जी अंग है। आदिवृक्क, ये आदिवृक्क किसमें होता है? ये चपटे क्रमी वगैरह होते हैं, चपटे टाइप के कीड़े बड़े होते हैं ना, वो उनमें होता है। क्रमी रेंगने वाले, रेंगने नहीं, सरकने वाले ऐसे। दूसरा उत्सर्गिकाएं, उत्सर्गिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? केंचुआ में। तुम्हारे प्रश्न में पूछा जाएगा परीक्षा में, ये सब आएंगे, कोई ना कोई एक आध रखा होगा। हमने तो नहीं बनाया पेपर, लेकिन रखा होगा। ठीक है, एक बहुविकल्पी में आ जाते हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं, रिक्त स्थान में आ जाते हैं, रिक्त स्थान में आ जाएंगे। तो ये याद रखना, अभी थोड़ी देर नोट ही कर लेना। तीसरा नंबर है मैल पीघी नलिकाएं। मैल पीघी नलिकाएं, ये कीटों में होता है। कीट कहते हैं कीड़ों को। किनको? कीड़ों को। इतना ही तुम्हारे कोर्स में होता, तो और बहुत सारा है, कई जीवों में अलग अलग होते हैं, लेकिन जो है तुम्हारी कक्षा के हिसाब से यही 3 ही तुम्हें दूसरे याद रखने। एक तो मनुष्य के याद रखने हैं 5 उत्सर्जी अंग, और अन्य जीवों में 3 के याद रखने। ठीक है, ठीक है। अब देखो
अब ये जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है ये किस प्रकार का होता है, कैसा चित्र है, ये चित्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। गुर्दे कितने होते हैं? किडनी 2 होते हैं। ये दोनों किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी होगी जिनसे ये छान करके, और किस तरह से छनता है थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है। इससे आएगा ये मूत्राशय, यहाँ पर पेशाब भर जाएगा, यहाँ पर पेशाब भर जाएगा, ठीक है, मूत्राशय होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कौनों का जो है एक बूंदा पेशाब लाग तो पेशाब करे भागी, नहीं। मूत्राशय जब भर जाता है, जब वो भर जाता है तब हमको महसूस होता है कि नहीं हमको बाथरूम जाना है। इसको खाली करना आवश्यक है, खाली नहीं करेंगे पथरियात की समस्या, रोगों की समस्या हो जाएगी, अंग बेकार होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारे उत्सर्जन तंत्र का चित्र। एक ये जो एक गुर्दे का चित्र कैसा होता, गुर्दा होता कैसा है? एक सब्जी तुम लोग खाए होगे, सेम खाए हो, सेम खाए हो। अब ये सेम के बीज साइन है, सेम के बीज साइन का चित्र ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा, जल्दी जल्दी बनाया गया है, पर सेम के बीज जैसे होता है। तो सेम के बीज के आकार का पूछ भी सकता है कि सेम के बीज के आकार का चित्र किसका होता है, फेफड़ा का होता है कि गुर्दा का होता है कि पाचन तंत्र का होता है, कुछ भी विकल्प में दे सकता है। तो किसका होता है? किडनी का होता है, वृक्क का होता है। वृक्क आ जाए, किडनी आ जाए, गुर्दा आ जाए, कुछ भी, ठीक है। अब देखो एक वृक्क को अगर काट करके देखा जाए, एक वृक्क को अगर काट करके देखा जाए तो उसके भाग कौन कौन से होते हैं वो जरा देख लो। इसको देखो हमने काट करके इस तरह का चित्र कुछ बनाया हुआ है। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। देख लेना, ये अगर ना भी याद हो पाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे तुम्हें समझाने के लिए हम बता दिए हैं, क्योंकि अब छनेगा कैसे कैसे नहीं छनेगा थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। तो ये कार्टेक्स होता है, ये मेडुला होता है, और ये रेनल हाइलम होता है। इससे छन करके इसी से निकलेगा, ठीक है। एक मिनट समय हो गया। तो इस तरह से ये चित्र समझ में आया ना। अब इनको लिख लो, बना लो, इसके बाद इसके आगे की क्रिया बताते हैं। लेकिन हाँ भाई, तो सभी का लिख गया। ये हर कौन में जा रहा है पापा? क्या है कर रहा तुम लोग? क्या लग रहा? तो किडनी इसका वृक्क का चित्र बनाया। दो वृक्क होते हैं, किस आकार के होते हैं? सेम आकार के। लिखना बंद करो, स्टार्ट करो, लिखना बंद करो, लिखने का समय दे देते हैं, लिख लिया करो, अभी रुक जाओ। सेम के आकार के होते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर है। पूछ लेता है कि सेम के आकार का कौन सा अंग होता है, बता सकते हो वृक्क होते हैं। दाहिना वृक्क थोड़ा सा ऊपर होता है और बायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर होता है, दाहिना वाला थोड़ा सा नीचे होता है। इसलिए नीचे होता है कि ये यकृत जो है, यकृत इसको दबाए रहता है, लीवर इसको दबाए रहता है, ठीक है। लीवर है ना, वहाँ पर पाचन तंत्र पड़ेगी, वो लीवर इसको दबाए रहता है, इसलिए थोड़ा हल्का नीचे को होता है। हल्का नीचे बनाया ना इसको जी, हाँ, ये हल्का ऊपर, वो आराम से अपनी जगह पे होता है, ठीक। ये भी है, ये भी जरा देख लेना। अच्छा, तो चलो देखो, अब इसको देखो, समझ लो। किडनी क्या है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग यही है। वैसे उत्सर्जी अंग कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? त्वचा, फेफड़ा, यकृत, बड़ी आंत और किडनी, 5 है। लेकिन पांचों में से मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। अगर विकल्प में आ जाए कि मुख्य उत्सर्जी अंग है, अब पता चलो 4 ठियां दी हूँ यही वाली, तो उसमें किस में लगा दोगे? किडनी में, ठीक है। किडनी मुख्य उत्सर्जी, इसलिए हम बार बार यहाँ पे लिखवा भी दिए हैं। देखो, मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है। किडनी का काम क्या है? किडनी रक्त को छानता है। बेटा देखो, किडनी रक्त को छानता, क्या करता है? छानता। अब देखो, फेफड़ा क्या करता था? शुद्ध करता था। क्या करता था? करता था। श्वसन तंत्र बताया था ये, हृदय के जब क्रिया विधि बताइए समझाइए तब बताया था नहीं कि फेफड़े शुद्ध करके भेजते हैं,
ठीक है, ये हृदय को भेजते हैं, हृदय से पूरे शरीर के भागों में जाता है, बताया था। किडनी छानता है, किडनी छानेगा और फेफड़ा क्या करेगा, शुद्ध करेगा। अब हम लिखे ले रहे हैं, किडनी जो छानने का काम करता है रक्त को है, और फेफड़ा क्या करेगा, शुद्ध करने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। हाँ, शुद्धिकरण करेगा। किसका शुद्धिकरण, रक्त का, ठीक है। शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन मिलाता है, ये ऑक्सीजन नहीं मिलाता, ब्रक जो है ऑक्सीजन नहीं मिलाएगा, इधर लिखना बंद करो, ब्रक ऑक्सीजन नहीं मिलाएगा, ये केवल छानेगा। शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर करना सीख लेना। जो अगर छानने की बात करे तो किडनी लिखोगे, अगर शुद्धिकरण की बात करें तो फेफड़ा लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। अगला है पेशाब का निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण ब्रक ही करता है, किडनी ही करता है, ठीक है। और अम्ल और क्षार में नियंत्रण रखता है। अब ये अम्ल और क्षार क्या है, जब हमने पीएच मीटर बताया था, पीएच मीटर बताया था, देखो थोड़ा सा इसे रिपीट करा दो। पीएच मीटर बताया था, पीएच मीटर कितने तक बताया गया था बेटा, 14 तक सर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद 10 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, 14 तक बताया था। तो जो अगर पीएच किसी का 7 है, किसी के ये 7 वाला भाग है ना, किसी का भी पीएच 7 वाला भाग है, 7 है तो क्या होता है, उदासीन, उदासीन होता है ना, न्यूट्रल होता है, ना खट्टा हुई ना कड़ू हुई, है। और जितना इधर को आएगा इस तरफ को, उतना ही अम्ल यानी खट्टा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय यानी खट्टा। जितना इधर को आता जाएगा उतना खट्टा होता चले जाएगा। यानी अगर किसी का पीएच मान 1 हो तो बहुत ज्यादा भयंकर खट्टा। अब इसी के अपोजिट देखो, ये 7 तो हमारा न्यूट्रल है, अगर इधर को आएगा तो इधर क्या, क्षारी यानी कड़वापन टाइप का होता है, क्षारी होगा। जितना इधर को आएगा, जैसे किसी का पीएच मान 14 हो तो बहुत ही भयंकर कड़वा यानी कसैला होगा, क्षार बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। पीएच मीटर बताया तो था, नहीं बताया था, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार का नियंत्रण कौन करता है, अम्ल और क्षार का नियंत्रण कौन करेगा, किडनी। अब बात समझ में आ गई। ये चीज तो बिल्कुल बना ही लेना, पहले भी बनवा चुका हूँ, अब देखो दूसरा इस प्रकार का बना दिया है। पहले उस तरह सीधे प्रकार से बना दिया था, अब इस तरह बना दिया है, चाहे जिस तरह समझ लो। लेकिन अगर किसी ने कहा कि एक द्रव का पीएच मान 9 है, तो बताओ वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, बिल्कुल। किसी के पीएच, किसी द्रव का पीएच मान 5.7 है, अम्लीय होगा कि क्षारीय, अम्लीय होगा। इससे क्लियर है ना, इसको बना लेना अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं, ठीक है। अगला है, देखो इनकी संख्या सभी जानते हैं, 2 होती है, संख्या 2 होती है। इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम होता है। अब ऐसा नहीं कि 140 ग्राम का मेरा भी वजन हो, मेरी भी किडनी का और तुम्हारी भी किडनी का। तुम छोटे हो, थोड़ा कम हो, और कौन बिल्कुल मोट हो, कस कर नितेशन विदेश मोटा नहीं। हाँ तो चलो उल्टा बोल दिया, हमारी साइड कौन, हमारी साइड बोल, तो उसकी किडनी 140 ग्राम से भी थोड़ी बहुत ज्यादा। एक औसत बता दिया गया है कि कितना होता है, 140 ग्राम, कितना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी जो झिल्ली होती है बेटा, ये जो झिल्ली होती है बाहर से, ये झिल्ली होती है ना, ये जो लगी हुई है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है।
जो बाहरी भाग होता है, अब इसको जब काट के देखे हो, इधर देख लो, बाहरी भाग कार्टेक्स है, आंतरिक भाग क्या है, मेडुला, क्या है। और ये बेटा ये इधर देखो, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही प्रवेश होगा, ठीक है, यहाँ से ही प्रवेश, ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है। अब इसको जरा समझो, ये इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। अब जैसे ये मकान बना हुआ है, ये कमरा बना हुआ है, ये कमरा किन किन चीजों से मिलकर बना है, ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, इनसे मिलकर बना है। लेकिन मुख्यतः किससे बना है, मुख्य रूप से अगर एक का नाम लिया जाए तो किस चीज से बना है, ये पानी से बना हुआ है, ईंट, किससे बना है, ईंट से। इसी प्रकार से जो हमारा किडनी है वो मुख्यतः किससे बना होता है, वो बना होता है नेफ्रॉन से। किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। तो इसकी वृक्क की इकाई है, लिख दिया गया है नेफ्रॉन। ये वृक्क किसके बने होते हैं, नेफ्रॉन के। जैसे हमारा कमरा किसका बना है, ईंट का। जैसे लड्डू होता है, लड्डू कहीं का बना होता है, उसमें शक्कर भी पड़ी होती है, उसी में बेसन की बूंदी भी होती है, उसमें खुशबू के लिए भी, कलर के लिए भी डाल दिया जाता है। तो मुख्यतः किसका बना होता है, बूंदी का, मुख्यतः बूंदी होती है। तो लड्डू की इकाई हो गई बूंदी। इसी प्रकार से कमरा की इकाई या मकान की इकाई हो गई ईंट। इसी प्रकार से वृक्क की, किडनी की इकाई क्या हो गई, नेफ्रॉन। क्या हो गई, नेफ्रॉन। आप नेफ्रॉन समझ गए। नेफ्रॉन जो होते हैं वो 8 लाख के लगभग होते हैं। कितने होते हैं, 8 लाख। और छोटे छोटे होते हैं, 8 लाख। कितने होते हैं, 8 लाख। 8 लाख होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सभी को समझ में आया, तो पहले नोट कर लो, इसके आगे चलते हैं। अब देख लो, ये हमारे किडनी कैसे काम करते हैं। तो किडनी की हमने इकाई बताई, क्या है इकाई का नाम, नेफ्रॉन। क्या है इकाई का नाम, नेफ्रॉन। लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनियों में, ठीक है। अब एक नेफ्रॉन की संरचना देख लो, इस प्रकार संरचना होती है। और ये जो आगे जो भाग होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो बीच ये वाला भाग होता है, ये मोटा वाला ये वाला, इसको बोलते हैं ओमेन संपुट। क्या बोलते हैं, ओमेन संपुट। 2 ही भाग तैयार रखो, 2 ही भाग याद रखो। तो ये क्या करता है कि जब रक्त जो है पहुंचता है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये गुच्छा की तरह, तो ग्लोमेरुलस से क्या करता है कि रक्त का छान दिया। और कैसे छानत है, चाहे वो खराब कण हो चाहे अच्छे कण हो, सब का छान जाता है। ये पागल टाइप का होता है, ठीक है। ये सभी को छान देता है, जबकि छानना चाहिए खराब चीजें छाननी चाहिए, लेकिन ये पूरा छान जाता है। और पूरा छान के और बोवेन संपुट में भेज देता है। बोवेन संपुट देखता है कि अरे ये तो ग्लोमेरुलस ने पूरे सब कुछ छान डाला। तो वो क्या करता है कि जो नीक चीजें रहती हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो उपयोगी चीजें हैं, जो लाभदायक चीजें हैं, जिनको उसने छान दिया, उनको फिर से वो अवशोषित कर लेता है, फिर से पुनः अवशोषण करेगा, ठीक है। अवशोषण करेगा और रक्त से उससे यूरिया को जो है क्या करेगा, बाहर कर देगा। और यूरिया का होगा पेशाब के साथ, ऐसे पेशाब के रास्ते शरीर से, ये है इसकी कहानी, ठीक है। तो इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करो, इसके बाद अगले टॉपिक बचेगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, केवल ये दो चीजें याद रखना, ग्लोमेरुलस और बोवेन संपुट, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये गुच्छा की बेटा बात नहीं, गुच्छा की तरह होता है, सबको छान देता है, पूरे छान दिया, चाहे अच्छे पदार्थ हो चाहे खराब पदार्थ, सबको छान देता है। ये क्या करता है, आवश्यक जो इसने छान दिया है, उसी में से आवश्यक पदार्थों को फिर से अवशोषित करता है, ठीक है। बोवेन संपुट, ठीक है। तो अब इसको जो है बना ले, इसके बाद आगे